नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। पहली खबर पर नजर डालते हैं। मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर की हाई लेवल मीटिंग, एजेंसियों को दिए सख्त निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक के दौरान सीमा पर बढ़ते तनाव, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक हालातों के भारत पर संभावित प्रभावों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि देश की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने और आपसी समन्वय के साथ मजबूत रहने और इंटेलिजेंस इनपुट्स को तेजी से साझा करने पर जोर दिया। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और हर संभावित खतरे पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बदलते वैश्विक हालातों को देखते हुए भारत को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और सुरक्षा व्यवस्थाओं को और भी प्रभावी बनाने पर बल दिया। सरकार का उद्देश्य देश की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से मजबूत और सतर्क बनाने के लिए है। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। विकास परियोजनाओं को लेकर पीएम ने अपनाया सख्त रुख, तय समय में पूरा करना का दिया आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाए। समीक्षा बैठक में सड़क, रेलवे, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास से जुड़े सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में देरी से आम जनता को नुकसान होता है, इसलिए हर स्तर पर जिम्मेवारी तय की जाए। उन्होंने राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर संतुलन, तालमेल को जरूरत पर जोर दिया और कहा कि प्रशासनिक बाधाओं को तुरंत से दूर किया जाए। साथ ही परियोजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाए, काम को तेजी से करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेज और समयबद्ध विकास के लिए देश की आर्थिक मजबूती का आधार होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तय समय में परियोजनाओं को पूरा करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिक को सुविधा मिलेगी। सरकार का मेन लक्ष्य जो है वो विकास का लाभ देश के हर वर्ग तक पहुंचे और भारत तेजी से प्रगति की ओर जाए। इसी बीच अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। विदेश नीति में भी आई तेजी, कई देशों के साथ रणनीतिक बातचीत की गई। भारत की विदेश नीति में इन दिनों काफी तेजी देखने को मिल रही है। सरकार ने अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत करने के लिए कई देशों के साथ रणनीतिक बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी, तकनीक विकास पर खास ध्यान दिया गया। हाल ही में हुई बैठकों में एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व के देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर जोर दिया गया। इन वार्ताओं का उद्देश्य व्यापार बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना और सरकार का मानना है कि मजबूत कूटनीतिक से भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और भी ज्यादा प्रभावी होगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। आर्थिक पैकेज पर काम तेज हो गया, MSME और किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत। सरकार ने आर्थिक पैकेज को लेकर काम तेज कर दिया है, जिससे छोटे उद्योगों और किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता, आसान ऋण और टैक्स में छूट जैसे उपायों को विचार किया जा रहा है। किसानों के लिए भी नई योजनाओं की तैयारी हो रही है, जिसमें फसल लागत कम करने और बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP और आधुनिक तकनीक तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम अर्थव्यवस्था को गति देने और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरी ओर पीएम का राष्ट्र के नाम संदेश, एकता और सतर्कता पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में एकता और सतर्कता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनसे निपटने के लिए सभी नागरिकों को एकजुट रहना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने लोगों को अफवाहों से बचने और जिम्मेवारी से व्यवहार करने की अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सुरक्षा, विकास और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि देश की ताकत उनकी एकता में ही निहित है। उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने, नियमों का पालन करने और राष्ट्र हित में
सहयोग देने के लिए आग्रह भी किया। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। भारत पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ा दी चौकसी। रात में हो रही है विशेष निगरानी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर सांबा सेक्टर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच जारी गोलीबारी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन कदम उठाए हैं। सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। निगरानी तंत्र और मजबूत कर दिया गया है। सांबा जिले के सीमावर्ती गांवों में चौकसी को बढ़ा दिया गया। रात में विशेष निगरानी की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है और सेना के अधिकारी भी सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थिति का नजर बढ़ाए हुए हैं। सेना के अधिकारी भी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पावर ग्रिड को एसबीआई से मिलेगा 4,000 करोड़ रुपए का फंड। निर्देशक मंडल ने दी अनसिक्योर्ड लोन की मंजूरी। भारत के ऊर्जा क्षेत्र से एक बड़ी कॉर्पोरेटिव खबर सामने आ रही है। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन यूनाइटेड कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने धन जुटाने के लिए एक अहम वित्तीय फैसला लिया है। कंपनी के निर्देशक मंडल बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक से 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। आरएसएस के मीडिया संवाद में यूजीसी के मुद्दे पर हंगामा। बीच में ही बंद करना पड़ा कार्यक्रम। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को राष्ट्रीय समय सेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर भी पहुंचे थे। इस मौके पर यूजीसी के मुद्दे को लेकर हंगामे जैसा माहौल बन गया। नरेंद्र ठाकुर सवालों के जवाब नहीं दे पाए। संवाद में ये सवाल उठा कि आरएसएस यूजीसी के मुद्दे पर कोई आंदोलन क्यों नहीं कर रहा। इस पर नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आरएसएस खुद कोई आंदोलन नहीं करता, उसका कोई ऐसा इतिहास नहीं है। ये भी कहा कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसको लेकर लोगों ने तर्क दिया कि आरएसएस ने ही राम मंदिर का आंदोलन किया था। जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था तब भी आरएसएस का आंदोलन जारी था। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी आरएसएस का कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इन सवालों के बीच मीडिया संवाद का माहौल तनावपूर्ण हो गया और इसको लेकर आरएसएस के नरेंद्र ठाकुर ने यह कहा कि देश में कई जगह उन्होंने मीडिया संवाद किया है, लेकिन इस तरह का मीडिया संवाद उन्होंने कहीं नहीं देखा। इसको लेकर उनको दुख भी है और इस तनाव के बीच मीडिया संवाद को बीच में ही बंद करना पड़ा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है पाकिस्तान। खुफिया एजेंसियों को उलझाने के लिए रचा गया खेल। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाली विधानसभा चुनावों से पहले बड़े हमले की साजिश रच रही है और इसके लिए खतरनाक चाल चली जा रही है। खुफिया अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में पहले आईएसआई हमारी जांच एजेंसियों का ध्यान भटकाना चाहती है और इसके लिए प्रोपगेंडा अभियान चलाया जा रहा है। बीच एक बड़ी हैरान करने वाली खबर जो सामने आ रही है। बंगाल में साइलेंट वोटरों का गेम चल रहा है या फिर वोटिंग परसेंटेज का खेल चल रहा है। एक्सिस माई इंडिया ने नहीं जारी की अब तक कोई एग्जिट पोल। क्या वजह रही है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए रिकॉर्ड मतदान हो चुका है और अब सभी को नतीजे का इंतजार है। हालांकि इस बार एग्जिट पोल को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। जिस सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने अपना एग्जिट पोल जारी नहीं करने का फैसला किया है। पहले खबर थी कि शाम 5 बजे डाटा जारी होगा, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। एजेंसी के एमडी प्रदीप गुप्ता ने कहा कि मौजूदा हालत में डेटा जारी करना सही नहीं है। प्रदीप गुप्ता के मुताबिक बंगाल में ज्यादातर वोटरों ने
सर्वे के दौरान चुप्पी साध ली है। ऐसे में सटीक आंकड़ा देना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जब लोग खुलकर जवाब ही नहीं दे रहे तो कोई आंकड़ा जारी करना सही नहीं होगा। इससे एजेंसी की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। उनके अनुसार करीब 60 से लेकर 70% लोगों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने किसे वोट दिया है को बीच में ही बंद करना पड़ा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल खत्म होगी। 55 दिनों के बाद काम पर लौटेंगे सीओ। सम्राट सरकार से बन गई बात। बिहार में लंबे समय से चल रही अधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सम्राट सरकार से बातचीत करने पर सहमति के बाद सीओ, आरओ समेत अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर गए सभी सीओ और आरओ ने काम पर लौटने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सरकार से उनकी मांगों पर वार्ता की सहमति बन गई है। इसके बाद बिहार संयुक्त राजस्व सेवा महासंघ ने गुरुवार को सामूहिक अवकाश खत्म करने का ऐलान किया है। हड़ताल खत्म होने के बाद अंचलों में के जमीन के काम फिर से सुचारू हो जाएंगे और यह आम जनता के लिए राहत भरी बात है। राज्य भर में अंचलाधिकारी यानी कि सीओ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते 9 मार्च से अनिश्चितकाल सामूहिक अवकाश पर चल रहे थे। राजस्व इस बीच राजस्व व भूमि सुधार विभाग की ओर से कई बार उन्हें काम पर लौटने की अपील की गई। तत्कालीन विभागीय मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हड़ताली अफसरों को सैलरी ब्रेक, निलंबित समेत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके असर से कुछ अधिकारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि बड़ी संख्या में सीओ, आरओ अपनी मांगों पर अड़े रहे। इससे अंचलों में जमीन से जुड़े काम प्रभावित हो रहे थे। काम पर नहीं लौटने वाले कुछ अधिकारियों पर विभाग ने एक्शन लेने के लिए निलंबित भी किया। उनसे सरकार और हड़ताली पदाधिकारियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। साथ ही काम को लेकर अटकनें भी आ रही थी। राज्य सरकार ने उपाय अपनाते हुए ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों को अंचलों को प्रभाव दे दिया गया और उनसे बातचीत पर सहमति हो गई है। इससे अन्य कर्मचारियों का वर्कलोड बढ़ गया था। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। कहा, गिरफ्तारी करके मुझे अपमानित करने की जरूरत नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विवादास्पद बयान दिया है, जिसे लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पवन खेड़ा ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अपनी अग्रिम याचिका दायर की है, जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई की। पवन खेड़ा ने कोर्ट में अपनी बात रखी और कहा कि गिरफ्तारी कर मुझे अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं है। पवन खेड़ा की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु ने दलील रखी कि जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया है। अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। एनसीआर का बदला आज मौसम। तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहे। कई जगहों पर छमाछम बारिश भी हुई, ओले भी गिरे। गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और मौसम विभाग के अनुसार दिन भर मौसम बदलाव देखने को मिला। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई। कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में भीषण गर्मी, लू की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। बुधवार को रात से ही एनसीआर के कई इलाकों में तेज ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश ने पारे को नीचे गिराना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को झुलसती गर्मी में काफी निजात मिली है। ऐसे में सुबह ही मौसम में बदलाव देखा गया। तेज हवा, बादल छाने से मौसम सुहावना हो गया। हल्की बूंदाबांदी से धूल भरी आंधी से लोगों को राहत मिली। इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब में लगेगा राष्ट्रपति शासन। कई आप विधायक भाजपा में जाएंगे। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा का बड़ा दावा। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दावा किया है कि पंजाब सरकार इस समय संकट में है और आने वाले समय में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा।
चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक भाजपा में संपर्क में हैं और पार्टी छोड़ने का सही समय देख रहे हैं। रंधावा ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस नेताओं, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं, कि भाजपा में जाने की अफवाहें गलत हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी मौजूदा सांसद या फिर विधायक पार्टी छोड़ने वाला नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी में अंदरूनी उथल-पुथल जारी है। कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, रंधावा ने कहा कि डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में नशा तस्करी, गैंगस्टर गतिविधियां और उग्रवाद फिर से बढ़ रहा है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर हालत सुधारने की जरूरत है। वहीं बात करते हैं अगर मौसम की, तो देश भर में मौसम का अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी की गई है। भारत के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर और पूर्वी राज्यों में तेज बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी है। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिलेगी, लेकिन कुछ इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की भी संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। किसानों के लिए यह मौसम फायदेमंद भी हो सकता है। हालांकि तेज हवाएं और ओले की वजह से फसलों को नुकसान का खतरा बना रह सकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति को निपटने के लिए वो तैयार हैं। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे खबरें मिस ना हो। आप अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद जी।